हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको चाहिए कि प्ले लिस्ट में जाएं। वहाँ पर उनको चैप्टर नंबर 9 का सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर 9 का फोल्डर नज़र आएगा। वहाँ पर वो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उनको ये बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फाइंड द डायरेक्शन। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7। तो ज़रा तवज्जो से देखिएगा शुरू से आखिर तक, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी in each of the 5 cases of question number 4, and then write AB in the form of R is equals to R into cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k। कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 सवाल थे, 5 पार्ट थे। उसके हर पार्ट का जो डायरेक्शन कोसाइन निकालें ए बी का। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 खोल लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जब हम खोलेंगे तो हमें बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज फॉलोज। फाइंड द वेक्टर ए बी इन ईच केसेस। तो ये 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और हर पार्ट में आपको ए बी निकालना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पार्ट 1 लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाऊँगा। क्या है पार्ट 1? A 1 1 2 B -3 1 -2। तो इसको हम अपने बोर्ड पे लिख लेते हैं। है तो ये क्वेश्चन नंबर 7, बट हमें क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 4 के हर पार्ट का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो है 1 1 2, और B जो है वो है -3 1 2। अब हमें निकालना है सबसे पहले इसका वेक्टर ए बी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कैसे निकालते हैं वेक्टर ए बी। सिंपली आप क्या करते हैं, ए बी लिखेंगे और दोनों का, बल्कि मैं आपको लिख के दिखा दूं, आगे वाले को पहले लिखते हैं, पीछे वाले को बाद में लिखते हैं। आगे वाले का पहला नंबर क्या है, -3, माइनस पीछे वाले का पहला नंबर क्या है, 1। ब्रैकेट लगाएं, आई लगा दें, प्लस का साइन लगाएं। आगे वाले का दूसरा नंबर क्या है, 1। पीछे वाले का दूसरा नंबर क्या है, 1, जे लगा दें, फिर प्लस। आगे वाले का तीसरा नंबर क्या है, -2 है, सॉरी, -2, माइनस पीछे वाले का पहला नंबर क्या है, 1, ब्रैकेट लगा दें, के लगा दें। ए बी बराबर है -3 -1 कितना होता है, -4। तो ये आ गया -4 I। 1 -1 कितना होता है, 0। तो ये हो गया हमारे पास 0J। -2 -1 होता है -3 -3 के। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हम एक दफ़ा फिर सवाल नंबर 7 खोल लेते हैं। क्या है सवाल नंबर 7? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। अब हमें ए बी मिल गया है, सही है। तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलती है? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आप यहाँ से जो है वो जो गिवन वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें।
और उसकी मैग्नीट्यूड को बोलते हैं आर, यानी कि आर बराबर है गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर क्या है? ए बी, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आई। कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है यहाँ पर? -4 का स्क्वायर प्लस y क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ j। अब यहाँ पर 0 है, रखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर लगा दूँ ताकि आपको आइंदा पार्ट्स के लिए याद हो जाए। प्लस z क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ k। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ k क्या है? -4। तो ये आ गया जनाब -4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं? रूट। तो r बराबर है -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। सही है जनाब। 16 और 16 कितने होता है? 32, 32। 32 कैन बी राइट 16 इंटू 2, और 16 का जो रूट होता है वो होता है 4। 4√2 आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आर, यानी कि गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सवाल क्या था उसका कि भाई क्या निकालो? डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैंने एक्सरसाइज 9.1 में बहुत अच्छी तरह सिखा दिया था, लेकिन सॉरी एक्सरसाइज 9 जब चैप्टर नंबर 9 के मैं MCQs करवा रहा था उस वक्त बहुत अच्छी तरह सिखाया था, लेकिन आज एक दफ़ा फिर मैं डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। क्या होता है जनाब डायरेक्शन कोसाइन का? पहला फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा बराबर है x अपॉन आर। x हमारे पास क्या होता है? गिवन वेक्टर का कोफिशिएंट ऑफ i। तो कोफिशिएंट ऑफ i क्या है? -4, और r कितना निकाला आपने? 4√2। -4 से 4 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया जनाब -1/√2। ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा। अब हम निकालेंगे कॉस बीटा। क्या फार्मूला होगा? सिंपली y/r। y क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ j, लेकिन हमारा ए बी में कोफिशिएंट ऑफ j क्या है? 0। तो 0/4√2, और आप जानते हैं बच्चों 0 को किसी चीज़ से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है। तो कॉस बीटा हमारे पास क्या आ गया? 0, लेकिन निकाल के दिखाना ज़रूरी है। फिर हम करेंगे तीसरा वाला कॉस गैमा। कॉस गैमा क्या होता है? z/r। z हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ k। कोफिशिएंट ऑफ k हमारे पास क्या है? -3, और जो वो है हमारे पास अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये जो था तीसरी वैल्यू जो है, तीसरी वैल्यू से तीसरी वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ पर आएगा -2, और यहाँ पर भी आ जाएगा -4 के। बाकी सब काम मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है, तो बस वो लिखना भूल गया था। तो ये हमारे पास z क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ k जो कि -4 है, और r क्या है? 4√2। 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 1/√2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। कॉस अल्फ़ा कितना आ गया? -1/√2। कॉस बीटा कितना आ गया? 0, और कॉस गैमा कितना आ गया? -1/√2। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ और भी मांगा है उसने। क्या मांगा है उसने? सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 में नज़र आ रहा है, पहली बात क्या थी? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी इन ईच ऑफ द 5 पार्ट्स। तो पांचों पार्ट के निकालने, अभी हमने निकाला है पार्ट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमने सारे काम कर दिया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दी। अब वो कहता है एंड देन राइट ए बी इन द फॉर्म ऑफ r इज इक्वल्स टू
आर इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के। बहुत आसान है इस फॉर्म में लिखना। देखिए कैसे होगा ये। थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूँ पहले। क्या बोला उसने, आर इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के। यही बोला उसने। अब देखें कितना आसान है। आपको खाली करना क्या है, ये वाला जो आर है ये तो वो वेक्टर है ए बी, और ये वाला जो आर है असल में ये मैग्नीट्यूड है। सही है, बस इतना छोटा सा ख्याल रख लीजिएगा। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो आप निकाल चुके हैं पहले ही, कितना है 4√2 इंटू कॉस अल्फ़ा आई। कॉस अल्फ़ा भी आपने निकाला, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, -1/√2 आई प्लस कॉस बीटा जे। कॉस बीटा जे आपके पास क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दें। प्लस कॉस गैमा के भी क्या हो जाएगा -1/√2 के। अब आप एक चीज़ गौर से देखें, अगर आप 4√2 को -1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -4i। फिर आप 4√2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0। फिर आप 4√2 को -1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा -4k। और ये वही तो है, ए बी ही तो है। सही है, तो बस वो ये कह रहा था कि ए बी को इस फॉर्म में लिख दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा आपके पास, लेकिन सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने ये फॉर्म मांगी है आपसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ये सारा काम जो मैंने किया है पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 के लिए, वो कह रहा है कि ये सारा काम तुम क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों पार्ट्स के लिए करो। तो अब मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया है। बाकी जो 4 पार्ट्स हैं उसको आप कर लीजिए। वैसे मेरी आदत नहीं है ये, मैं तो हर पार्ट करवाता हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह ये वाला पार्ट करवाया कि आपको इंशाल्लाह फिर मुश्किल नहीं होगी बाकी पार्ट्स करने में। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। कह रहे हैं भाई वाई एक्सिस के और जो वेक्टर्स गिवन हैं उनके दरमियान एंगल बताओ। यानी कि ए जो वेक्टर दिया हुआ है नीचे, इसका और वाई एक्सिस का एंगल, बी जो दिया हुआ है इसका और वाई एक्सिस का एंगल, सी जो दिया हुआ है इसका और वाई एक्सिस का एंगल, और डी जो दिया हुआ है इसका और वाई एक्सिस का एंगल। सही है जनाब। तो चलें शुरू हो जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले ए का और वाई एक्सिस का एंगल ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम ले लेते हैं ए। ए हमारे पास क्या है 2i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास ए है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 प्लस 4 प्लस 4।
यानी कि 12 का रूट, और 12 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2√3। ये हमारे पास आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब देखें, उसने बोला है वाई एक्सिस और किसके दरमियान निकालना है एंगल, वेक्टर ए के दरमियान। तो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा, वाई एक्सिस के एंगल को हम कहते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के एंगल को हम कहते हैं गैमा। तो असल में हमें निकालना है कॉस बीटा, क्योंकि उसने कहा है कि वाई एक्सिस का निकालो। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला। ये जो आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि कॉस बीटा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या फार्मूला होता है बीटा का, वाई अपॉन आर। वाई क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ जे, यानी कि -2, और आर यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो -2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने क्या निकाली, -2√3, सॉरी +2√3। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया -1/√3। हैंस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/√3। दैट्स इट, बस यही आपको काम करना था। तो इंतहाई आसान है, यही सारा काम आपको पार्ट बी के साथ करना है, यही सारा काम आपको पार्ट सी के साथ करना, सॉरी यही सारा काम आपको वेक्टर बी के साथ करना है, यही सारा काम वेक्टर सी के साथ करना है, और यही सारा काम आपको वेक्टर डी के साथ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो बाकी वेक्टर्स दिए हुए बी सी और डी उसको आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो मेरा ख्याल है शायद बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का। ये अब ख़त्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इस वाले को। इसको भी बंद कर देते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ से मिलेगा हमारे को। ये आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 9, आपको स्क्रीन पे टॉप पे नज़र आ रहा होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2k। कह रहा है मैं आपको डिफरेंट वेक्टर्स दे रहा हूँ, आपको उन डिफरेंट वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिख के दिखाएं। किस फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं और इसका लिखते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, अ वेक्टर ऑफ लेंथ 2। तो हम फर्ज करते हैं वो जो वेक्टर है जो दिया हुआ है उसकी लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, वो 2 दिया हुआ है। और आगे कह रहा है हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर having the
सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर, क्या वेक्टर दिया हुआ है, 2i माइनस 2j माइनस k। एक दफा फिर सवाल दिखाता हूं मैं आपको। कहता है हर वेक्टर को, तीनों पार्ट्स जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, हर वेक्टर को किस फॉर्म में लिख के दिखाओ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो कह रहा है कि भाई एक वेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ और वो वेक्टर क्या है, उसकी लेंथ 2 है। लेंथ का मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड, सही है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो वेक्टर 2i माइनस 2j माइनस के की है। तो बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं कि भाई ये है वेक्टर बी, और जो वेक्टर हमें, वेक्टर ए जो हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, वो उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस वेक्टर का निकालते हैं मैग्नीट्यूड बी का, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 4 8 और एक 9, 9 का जो रूट होता है वो होता है 3। ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे बी का यूनिट वेक्टर। क्यों निकालेंगे, मैं अभी आपको 100% जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। पहले मैग्नीट्यूड निकालने कि सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है कि हम उस वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर क्या है, 2i माइनस 2j माइनस के अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 3। सही है जनाब, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको इस तरह लिख लीजिए, 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3 के। यह आ गया यूनिट वेक्टर। अब मैं सवाल की तरफ फिर आता हूँ। वो कहता है कि वेक्टर ए निकालो जिसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर बी की है। तो याद रखिएगा एक ही डायरेक्शन में होता है वेक्टर, तो इसका मतलब है कि अब एक बात और, किसी वेक्टर को, ये जो वेक्टर आपको जो निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर किसी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्शन के साथ, जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, डायरेक्शन क्या है, वही है जो वेक्टर बी की है। लिहाजा अब अगर मैं वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करता तो फिर वो वेक्टर जो है बी की वैल्यू की फॉर्म में आ जाता, लाइक वो ए नहीं होता, वो सिर्फ मल्टीपल ऑफ बी होता। लेकिन मैंने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यानी कि अगर मैं वेक्टर ए निकालना चाहूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डायरेक्शन से, यानी कि यूनिट वेक्टर से, तो मेरे पास ए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतने कम टाइम में मैं आपको इतना बेहतर समझा सकता हूँ, इतना ही बेहतर समझा सकता हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4/3i, 2 2 ज़ा 4/3kj, 2 1 ज़ा 2/3k। तो ये पहला पार्ट आपका ख़त्म हो गया, आपके पास वेक्टर आ गया वेक्टर ए। और जिस तरह उसने कहा था कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। सही है जनाब।
नेक्स्ट पार्ट। अब क्योंकि सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए मैं कोई पार्ट नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैंने इसलिए छोड़े थे पार्ट्स कि वो 100% सेम थे। चले अब हम करते हैं 9 का पार्ट 2। नाइन का पार्ट 2 क्या है? A vector of length 6 which makes angles of 60 degree and 45 degree with the positive y and z axis रिस्पेक्टिवली। ये मैंने पूरा पार्ट यहाँ लिख दिया ताकि आपको बार बार स्क्रीन की तरफ ले जाना ना पड़े। अब वही बात हम सपोज कर लेते हैं कि जी हमें जो वेक्टर चाहिए उसका नाम ए है। तो गिवन जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 6। अब क्योंकि पॉजिटिव y और पॉजिटिव z एक्सिस की बात है, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव y के लिए हम एंगल अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या यूज़ करते हैं? कॉस बीटा, यानी कि y अपॉन मैग्नीट्यूड। क्या ख्याल है आपका? और कॉस बीटा एंगल कितना दिया हुआ है y एक्सिस का? 60 डिग्री। y हमें पता नहीं है, मैग्नीट्यूड हमें पता है 6 है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास? 1/2। ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6। y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3। अब यही काम हम करेंगे कॉस z के साथ। कॉस z क्या होता है? z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो कॉस z हमें क्या दिया हुआ है? एंगल हमें क्या दिया हुआ है z एक्सिस का? 45 डिग्री। z हमें पता नहीं है, मैग्नीट्यूड हमें दी हुई 6। कॉस 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है? 1/√2। 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा z। अब √2 है, इसको रेशनलाइज करते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, और ये आ गया 6। z बराबर है तो √2 इंटू 6 अपॉन √2, और √2 क्या होता है? 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास z। 2 3 ज़ा 6, तो z हमारे पास आ गया 3√2। z भी आ गया और y भी हमारे पास आ चुका है। अब क्या रह गया? अब हमें निकालना है x। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड a निकलेगी वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर का रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको दी हुई 6, x का स्क्वायर, x हमें पता नहीं है, y हम निकाल चुके हैं 3 का स्क्वायर, प्लस z हम निकाल चुके हैं 3√2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 6 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 36, और स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। 3 स्क्वायर होता है 9,
और 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 ज़ा हो जाएगा 18। 36 बराबर है एक्स स्क्वायर, 18 और 9 जो होता है वो होता है 27, और 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 जो होता है वो बराबर होता है 9 के, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। यहां से मेरे पास स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 9 का जो रूट होता है वो होता है 3। हैंस उसने क्या बोला था, किस फॉर्म में लिखो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में। तो देखें यह सवाल हो गया हमारा। एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला, 3 आई, वाई का वैल्यू क्या निकाला, 3 जे, जेड का वैल्यू क्या निकाला, 3√2 के, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सही है जनाब। तो इस तरह हमारा ये पार्ट 2 भी हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिफरेंट थे, पार्ट 3 भी डिफरेंट थे, तो इसलिए मैं आपको ये तीनों पार्ट्स करवा रहा हूँ। पार्ट 3 भी बहुत आसान है। अब वो कहता है अ वेक्टर विथ थ्री टाइम्स द लेंथ ऑफ 3i माइनस 4j प्लस 2k and in the opposite डायरेक्शन। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इस गिवन वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 2k की लेंथ से 3 टाइम्स क्या हो, ज़्यादा हो, 3 गुना ज़्यादा हो, और हो भी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि हमें जो वेक्टर ए निकालना है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 टाइम, जो इस वेक्टर का नाम रख देते हैं वेक्टर बी, 3 टाइम बी का मैग्नीट्यूड हमें ये निकालना है। तो 3 टाइम बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 का स्क्वायर, जे का क्या है, -4 का स्क्वायर, के का क्या है, 2 का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो 3 टाइम 16 और 4 20, 20 और 2 20 और 9 29। तो ये आ गया जनाब 3√29। तो उस वेक्टर की हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ गई। दूसरा काम अब हम ये करेंगे कि वेक्टर बी का निकालेंगे यूनिट वेक्टर। क्यों निकालेंगे अभी बताता हूं मैं आपको। वेक्टर बी क्या है, जो गिवन है 3i माइनस 4j प्लस 2k अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, अभी निकाला है 29। 3 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 इंटू 29 तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बी का तो सिंपल क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का रूट, जो कि 29 आता है। तो ये हमारे पास हो गया 3/29 आई माइनस 4/29j प्लस 2/29k, ये आ गया। अभी अब सवाल देखें ऊपर, कहता है एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले में 3 टाइम्स हो और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो याद रखिएगा पार्ट नंबर 1 में क्या था, अपोजिट सेम डायरेक्शन। तो बस सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, आपको सिंपल करना क्या है ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना ये है कि वेक्टर ए आपके पास कैसे आएगा, -3
टाइम्स, या इस तरह कर लें, हाँ 3 टाइम्स b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b का यूनिट वेक्टर, ये है जनाब। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सवाल में यहाँ पर बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -3b तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये लिखा हुआ है 329, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन क्या है अब 3/29i -4/29j प्लस 2/29 का रूट के। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -9, 29 से 29 कट जाएगा, -9i माइनस माइनस प्लस 3 4 12, 29 से 29 कट जाएगा, जे माइनस प्लस -6 के 29 से 29 कट जाएगा। सही है जनाब। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर -9i प्लस 12j -6 के। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। ये तो 9 किया हमने, तो 9 के मैंने आपको सारे पार्ट्स करवाए क्योंकि सारे पार्ट्स डिफरेंट थे। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 10। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड स्केलर्स x, y and z such that x multiply by, पार्ट नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं, such that x multiply by i plus 2j plus y multiply by 3i plus 4j is equals to 7i plus 9j। अब ये सारे पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर? 4। अब ये 4 के 4 पार्ट्स 100% सेम है, लिहाजा मैं आपको सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी तीनों पार्ट्स आप खुद कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें निकालना क्या है, स्केलर्स x, y एंड z। बहुत ही आसान है, पहले इसको लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय i प्लस 2j प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3i प्लस 4j इज इक्वल्स टू 7i प्लस 9j। अब आप करें क्या, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से x को, तो ये हो जाएगा xi प्लस 2xj, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू 3i 3yi, y इंटू 4j 4yj इज इक्वल्स टू 7i प्लस 9j। अब आप क्या करें, सारे i को इकट्ठा कर लें, सारे j's को इकट्ठा कर लें, अब इन दोनों में से i बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y i, और इन दोनों में से j को बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y j इज इक्वल्स टू 7i प्लस 9j। तो अब देखें आपके सामने ये सारे i सारे j's एक फॉर्म में आ गए। अब आप कंपेयर कराएं दोनों तरफ i और j को। यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस 3y, वहाँ पर i का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस 3y, और वहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है, 7। इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है 2x प्लस 4y, वहाँ पर क्या है 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगला काम क्या है हमारे पास, हमें सिंप्लीफाई करना है x की और y की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2x 2 3 6y, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, ये तो 9। ऐसे ही है, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 6 में से 4 गया 2y, 7 में से 9 गया -2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो y का वैल्यू आ गया वो आ गया -1। क्या आ गया y का वैल्यू, ओ एक मिस्टेक हो गई, सॉरी 2 इंटू एक्स 2x 2 3 6y और 2 7 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन से करते हैं, तो 14 में से 9 गया हमारे पास 5, तो y का जो हमारे पास वैल्यू आ गया वो आ गया 5/2। अब y की इस वैल्यू 5/2 को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके x की वैल्यू निकालने, तो 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x प्लस 3y हमारे पास कितना है 5/2 इज इक्वल टू 7, 3 5 15/2 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 15/2, सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा -1/2, और y हमारे पास कितना निकाला था हमने 5/2। तो अब आप सवाल की तरफ आइए दोबारा। क्या था सवाल, फाइंड स्केलर्स x y एंड z। तो अब इसमें z है ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह अब आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी पार्ट्स के अंदर भी क्या है आपको, अभी तो बनी है 2 इक्वेशंस, फिर जब आपके पास z आ जाएगा तो फिर बनेंगी आपके पास 3 इक्वेशंस, और वो तीनों इक्वेशंस आप इसी तरह सॉल्व करिएगा जिस तरह मैंने आपको करवाया है, तो इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये जो आपके स्केलर्स आए x और y, ये ही आपका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। रिजॉल्व द वेक्टर a इन अ प्लेन इन द डायरेक्शंस ऑफ p1 p2। कहता है वेक्टर a मैं आपको दे रहा हूं, पार्ट नंबर 1 a क्या है 9,4, और p1 आपके पास क्या है 2,-3, p2 आपके पास क्या है 1 2। अब वो कह रहा है वेक्टर a को इस तरह रिजॉल्व करो कि आंसर में p1 और p2 आ जाए, आंसर में p1 और p2 आ जाए। तो देखें, सबसे पहले तो मैं सवाल लिख लेता हूं, इसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, ए हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 9,4, p1 हमें दिया हुआ है 2, -3, p2 हमें दिया हुआ है 1, 2। सही है जनाब।
अब उसने बोला कि इसको रिजॉल्व करो P1 और P2 की फॉर्म में। तो लेट कर लेते हैं कि भाई A जो है वो रिजॉल्व हुआ, क्योंकि दो वेक्टर्स दिए में तो x और y ही आएगा, z नहीं आएगा। सॉरी, दो पॉइंट्स दिए में तो एक पहला पॉइंट x का है, दूसरा y का है, तो इसमें z है ही नहीं। तो ये हम इसको लेट कर लेते हैं, ये हो गया x P1 और ये हो गया y P2। सही है जनाब। तो इस फॉर्म में लिया। अब a जो है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 4। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 9i प्लस 4j x P1। P1 को भी i और j की फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस y मल्टीप्लाई बाय P2 को भी आप i और j की फॉर्म में ले लें तो 1 इंटू आई 2 इंटू जे 2j। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके पहले सिंप्लीफाई करना। x इंटू 2i 2xi, x इंटू 3j 3xj, y इंटू आई yi और y इंटू 2j 2yj। तो 9i प्लस 4j इज इक्वल्स टू, सारे i को इकट्ठा कर लें और सारे j को इकट्ठा कर लें। सो 9i प्लस 4j इज इक्वल्स टू, पहले दो में से i को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। दूसरे दो में से j को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y और ये हो जाएगा j। अब आपने इसको कंपेयर करवा लिया, मतलब आपने अलग अलग कर लिया। अब आप इसको कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ i है वो कितना है, वो है 9। वो कितना है जनाब 9। राइट हैंड साइड के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ i क्या है 2x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ j कितना है 4। राइट हैंड साइड के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ j कितना है माइनस 3x प्लस 2y। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। वही काम जो अभी पीछे सवाल में किया था 10 में, अब हम इसको जो है वो किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2y, 2 9 ज़ा 18 और ये लिखा हुआ है माइनस 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 4। तो इसको आप जो हैं कैंसिल करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, साइन चेंज करनी होगी। ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। 4 और 3 7, x ये कट गया, 18 में से 4 गया 14, 7 2 ज़ा 14। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। y का वैल्यू कैसे आएगा, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। आपके सामने लिखी हुई 9 इज इक्वल्स टू 2x, x कितना निकाला 2 प्लस वाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई, 9 माइनस 4 वाई, y आ गया हमारे पास 5। तो जब x भी आ गया y भी आ गया, अब याद करें आपने क्या लेट किया था, a बराबर है x P1 प्लस y P2। तो a रिजॉल्व हो गया, x आपने निकाला 2 2 P1 और y आपने निकाला 5 5 P2। ये हो गया जनाब आपके पास रिजॉल्व। किसका रिजॉल्व हो गया, a का। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1। अब आप इसके पार्ट, बाकी जो पार्ट्स हैं, दो ही पार्ट्स हैं मेरा ख्याल है शायद। यस, दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह होगा, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह, आपसे हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। गिवन 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, गिवन 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन
ए आपको दिया हुआ है 1 और -2, बी आपको दिया हुआ है 2 और 1, सी आपको दिया हुआ है 3 और 2, डी आपको दिया हुआ है -2 और 3. फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ ए डी, बी डी एंड सी डी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड ए सी. कह रहा है वेक्टर ए डी को रिजॉल्व करो ए बी और ए सी की फॉर्म में, वेक्टर बी डी को रिजॉल्व करो ए बी और ए सी की फॉर्म में, और वेक्टर सी डी को रिजॉल्व करो ए बी और ए सी की फॉर्म में. बहुत आसान है. सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. ए हमें दिया हुआ है 1 - 2, बी हमें दिया हुआ है 2, 1, सी हमें दिया हुआ है 3, 2, डी हमें दिया हुआ है -2, 3. अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं. इस सवाल को और समझाने से पहले हम सबसे पहले ये करते हैं कि सारे वेक्टर्स निकाल लेते हैं. लाइक सबसे पहले हम निकालते हैं ए डी. ए डी क्या होगा? डी माइनस ए. ये मैं आपको काफ़ी टाइम से सिखाता हुआ आ रहा हूँ. तो ये हो जाएगा डी है -2 और ए है -1. सही है जनाब. और प्लस डी है 3, माइनस माइनस प्लस, और ए है हमारे पास 2. ये आई और ये जे. -2 -1 ये हो जाएगा -3i. 3 + 2 ये हो जाएगा 5j. तो ए डी आपके पास आ गया -3i + 5j. अब बिल्कुल इसी तरह आपने निकालना है बी डी. ये सब क्यों निकाल रहा हूँ, ये अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी. बी डी कैसे निकलेगा जनाब? डी माइनस बी से. डी क्या है? -2. बी क्या है? -2i. प्लस डी क्या है? 3. बी क्या है? 1j. ये हो जाएगा -4i + 2j. अब हम निकालेंगे सी डी. मैंने आपको बताया ना ये क्यों निकालना है, अभी सब समझ में आ जाएगा. डी माइनस सी. तो डी क्या है? -2. सी क्या है? -3i. डी क्या है? +3. सी क्या है? 2j. -5i + 1j. ये आ गया. अब हम निकालेंगे ए बी. क्यों निकालेंगे अभी समझ में आएगा. एक सेकेंड बस रुकें. बी माइनस ए. बी क्या है? 2. ए क्या है? 1i. बी क्या है? 1. ए क्या है? -2. तो माइनस माइनस प्लस 2j. 2 - 1 1i. 2 + 1 3, 3j. अब हम निकालेंगे ए सी. ए सी क्या होगा? सी ए. सॉरी, ए सी होगा सी माइनस ए. सी क्या है मेरे पास? 3. ए क्या है? 1i. प्लस सी क्या है? 2. ए क्या है? -2. माइनस माइनस प्लस 2j. 2i + 4j. ये भी आ गया जनाब. सब कुछ आ गया. अब उसने क्या कहा है? सवाल देखें 12वां. फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए डी, बी डी एंड सी डी. किस फॉर्म में लिखो? ए बी और ए सी की फॉर्म में. तो मैं जो हूं सिर्फ और सिर्फ ए डी को लिख रहा हूं अभी. ए डी को मैं लिख रहा हूं किस फॉर्म में? एक्स. और दूसरा मेरे पास क्या है? ए बी, क्योंकि उसने कहा है कि हर वेक्टर को इस फॉर्म में लिखो. y और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है? ए सी. x और y आए, z क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देख लें इन सारे वेक्टर्स के अंदर 2 पॉइंट दिए हुए, तो x और y होगा, या फिर i और j बोलते हैं. z नहीं आ सकता. सही है जनाब. अब आप क्या करें? ये सब कुछ अब आपको समझ में आ गया क्यों निकाला था. देखें ए डी आपने क्या निकाला था? -3i + 5j.
x मल्टीप्लाई बाय ए बी आपने क्या निकाला i प्लस 3j प्लस वाई, ए सी आपने क्या निकाला 2i प्लस 4j। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा xi प्लस 3xj 2yi प्लस 4yj xi प्लस 2yi 3xj प्लस 4yj। ये मैंने क्या किया, सारे i को और सारे j को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से आप i बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2yi, यहाँ से j बाहर निकालेंगे 3x प्लस 4yj माइनस 3i प्लस 5j। चलिए जी, अब कंपेयर करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे i का कोफिशिएंट क्या है -3, वहाँ पर क्या है x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्या है j का कोफिशिएंट 5, वहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करना हो तो x को या y को ख़त्म कर दें, मैं x को ख़त्म कर देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 इंटू x 3x 3 2 ज़ा 6y 3 3 ज़ा -9, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 6 में से 4 गया 2y, 9 और 5 होता है -14, 2 7 ज़ा 14, तो y हमारे पास आ गया -7 सॉरी, y आ गया -7। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 या 2 में, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 2 y कितना है -7 इज इक्वल टू -3, 2 7 ज़ा -14 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 14, 14 माइनस 3 होता है 11। तो आपका रिजॉल्व हो गया। आपने क्या बोला था, ए डी किस में रिजॉल्व हो रहा है, हर एक को किस में करना था, ए बी और ए सी में। तो एक्स ए बी प्लस वाई ए सी, एक्स आपने क्या निकाला 11, 11 ए बी, और वाई आपने क्या निकाला -7 ए सी, यानी कि ए डी का जो वैल्यू है वो बराबर है 11 ए बी -7 ए सी में, और यही हम आपका आंसर है। लेकिन देखें अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, ये इसके बाकी जो पार्ट्स हैं जिसमें आपको निकालना है, वो आपने 12वें के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपको करने होंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ए डी को रिज़ॉल्व किया है, लेकिन बाकी को भी आपने ही रिज़ॉल्व करना होगा। तो ए डी हमारे पास आ गया 11 ए बी -7 ए सी। मैं आपको सवाल एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। ये देखें, उसने क्या बोला था, फाइंड क्वेश्चन 12 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ ए डी बी डी एंड सी डी। तो ए डी मैंने ए बी और ए सी की फॉर्म में करके दे दिया आपको, जिसका आंसर आ रहा है 11 ए बी -7 ए सी। अब यही काम आपको बी डी करना है, यानी कि बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी बराबर आपके हो जाएगा एक्स ए बी प्लस वाई ए सी। बस आपको खाली ए डी को हटा के बी डी रखना है, और फिर अगले में ए डी को हटा के सी डी रखना है। तो इस तरह आप जो है ये सवाल जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो बहुत आसान है, वो एक पार्ट समझाने के बाद बाकी सारा काम हो गया। अब हमारे पास जो है 12 के बाद सवाल नंबर 13, 14 और 15 इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बाकी 3 सवाल भी हो जाएं, ताकि आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 9.2 और 9.2 और 9.4 जो हैं वो इररेलेवेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप सारे बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।